संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की आज की कार्यवाही हुई प्रभावित। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक के दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने पर दिया जोर। संसद में विपक्ष के रवैये पर की निंदा। हरियाणा सरकार ने गरीब विद्यार्थियों की फीस को वहन करने और उन्हें उच्चतर शिक्षा से वंचित न रखने का किया ऐलान। और नूंह जिले में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत 7 अगस्त से 12 अगस्त तक विशेष अभियान का आयोजन। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा। लोकसभा की बैठक सुबह से पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यू और तृणमूल के सदस्यों ने फिर से मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी और वे नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच सदन के संक्षिप्त चर्चा के बाद जैव विविधता विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को विचार व पारित करने के लिए पेश किया। समाचार लिखे जाने तक लोकसभा की कार्यवाही जारी थी। उधर राज्यसभा की बैठक जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो शोर शराबे के बीच संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू की गई। विधेयक के जरिए छत्तीसगढ़ के संबंध में संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मौजूदा अधिवेशन के दौरान विपक्षी दलों की ओर से निरंतर बाधा पहुंचाने की निंदा की और कहा कि उन्होंने इस प्रकार का दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनका व्यवहार दर्शाता है कि विपक्षी दलों ने मन बना लिया है कि वे आने वाले वर्षों में भी विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार 2024 में फिर से रास्ता बनाएगी। उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत प्रेरणादायी था। उन्होंने हम लोग को इतना उत्साहित किया कि मैं क्या बताऊं। बहुत मान है, बहुत गर्व है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का निर्णय स्पष्ट है कि वो विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। उनका चाल, चरित्र, चेहरा विपक्ष में बैठने का ही चल रहा है। बहस से भागते हैं, चर्चा से भागते हैं। तो अगर उन्होंने निर्णय कर लिया, दुनिया और भारत के लोग मोदी जी की अगुवाई की सरकार को फिर लाना चाहते हैं। बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर समेत और भाजपा के सांसदों ने भी भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। खान मंत्रालय भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां और योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदान करता है। 2 महिलाओं सहित 22 भूविज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भूविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें भूसंकलन, भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन भी शामिल है। उन्होंने कहा
कहा कि इन विषयों पर पब्लिक गुड जियो साइंसेज कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 170 वर्षों से अधिक का प्रभावशाली इतिहास है। इतने लंबे समय तक निरंतर योगदान देते रहना किसी भी संस्था के लिए गर्व की बात है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट द्वारा लंबे समय तक निरंतर असाधारण योगदान को मान्यता दी जाती है। ये एक प्रकार से जियो साइंटिस्ट के योगदान के साथ साथ भारत में जियो साइंस की विकास गाथा का अध्याय भी होता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि खनन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कई प्रगतिशील बदलाव लाए गए हैं, जिससे अधिक क्षमता और उत्पादकता बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने भूवैज्ञानिक समुदाय से मानव केंद्रित खनन की दिशा में आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। उन्होंने खनिजों के दक्ष उपयोग में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूवैज्ञानिकों की सराहना की। मानव इतिहास के विभिन्न चरणों को स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज का नाम दिया गया है। धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। वसुनी धारयति अर्थात जो अनेक रत्नों को धारण करती है वो वसुंधरा है। सभी खनिज पदार्थों मूल्यवान होने के कारण रत्नों के समान ही है। इसीलिए कोयले को ब्लैक डायमंड और खनिज तेल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया, जो पिछले 4 दशकों से हिमालय में अपने कार्यों को लेकर जाने जाते हैं। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमीय कुमार सामल को प्रदान किया गया, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कर दरों में बढ़ोतरी के बिना भी कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में 164वें आयकर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर संग्रह प्रणाली में दक्षता से ज्यादा कर इकट्ठा करने में मदद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक होती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अधिकांश समस्याओं का जवाब है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस पर काम कर रहा है। सीबीडीटी की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कर चोरी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण आयकर आंकलन में विशिष्ट सकारात्मक बदलाव आए हैं। Last 3-4 years, to the credit of the CBDT, tax rates did not go up, but revenue is steadily going up. Evasion is being controlled, and I'll get into the details of why I would be generous in my praise of the CBDT today, but I'll come to that a bit later. The most important thing that tax and tax-related matters always call for is to be transparent, is to be very objective, don't allow any subjectivity to come into it. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और अनुकूल आयकर व्यवस्था का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस साल करदाताओं को जारी किए गए लगभग 1 लाख नोटिस का आंकलन अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे नोटिस केवल उन्हीं को भेजे जाते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पैसे का अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों के परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करे। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई स्थायी वित्त समिति C की बैठक में सोनीपत स्थित
खेल विश्वविद्यालय राई के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति एस देसवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय 254 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। कुल 630 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान में पीएचडी, एमएससी, बीएससी के निर्मित कोर्स होंगे। इसके अलावा 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। हरियाणा के युवा सेनाओं और पुलिस बल में भर्ती की तैयारी के लिए प्राइवेट एजेंसियों के पास जाते हैं, जहां पैसे की अधिक के लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय कम पैसे लेकर कोर्स करवाएगा। इसके अलावा समिति ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए भी 105 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। फतेहाबाद जिले में बाढ़ के पानी का स्तर अब कम होता दिखाई दे रहा है, पर अब बाढ़ से दूषित पानी के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर व्यापक कदम उठा रहा है। नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में बाढ़ के बाद अक्सर फैलने वाली बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा इत्यादि के इलाज के लिए प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर पूरे क्षेत्र में प्रशासन द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे खड़े पानी में पैदा हुए मच्छरों से निजात मिल सके और बीमारियां ना फैलें। उन्होंने बताया कि लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए पीने वाले पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए और रात के समय मच्छरदानी का उपयोग भी करना चाहिए। फॉगिंग करवाई जा रही है शहर में। इससे बहुत फायदा होगा कि एक तो मच्छर का जो इसमें दवाई हम साइक्लोपेंट्रिन और जो पैरामेथ्रिन और दवाई डाल के इसकी फॉगिंग करवाते हैं, तो उससे वो मच्छरों का मारती है, तो उससे मच्छर की जो जनसंख्या है वो भी कम होगी और बीमारी फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो सभी लोगों से मेरी और अपील है कि अपने कूलर्स वगैरह हैं, कोई पुराने फटे टायर पर हैं, कोई मटका टूटा हुआ है, पानी गिरा रुका हुआ है, तो उसको सारा को गिरा दें। तो मेरी अपील ये है लोगों से कि आप सभी जो पानी आता है घर पे वो फुल गर्म करके ठंडा करके पानी पिएं। और जो कि पानी रुकने से जो बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे आपका डेंगू फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है, चिकनगुनिया फैल सकता है, आपका एजा फैल सकता है और जो आपका हेपेटाइटिस ए है वो फैल सकता है। तो ये सारी बीमारी अगर आप पानी फुल गर्म करके ठंडा करके पियोगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। जिले के लोगों ने सरकार तथा प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों की सराहना की है। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कार्य किया गया, बढ़िया तरीके से किया गया। जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग थे उसमें से डेंगू वगैरह, मच्छर वगैरह, चिकनगुनिया, अन्य तरह की बीमारियां आ रही थी, तो उनसे धुआं वगैरह फैलाया गया है। उससे जो है उससे बीमारियां भी रुक गई हैं और बीमारियां भी कम लगेंगी। तो सरकार का हम धन्यवाद करेंगे। हमारे जो कॉलोनी में फॉगिंग का काम किया गया है नगर पालिका द्वारा, ये बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि बाढ़ के कारण कई जगह बहुत जगह पानी रुक गया था और बरसात भी हो रही थी, और पानी रुकने के कारण जो है मच्छर पैदा हो जाता है और जिसके कारण चिकनगुनिया, बुखार और भी कई तरह की जो मलेरिया वगैरह की जो बीमारियां फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस फॉगिंग के दौरान वो सब जो है मच्छरों से बचाव हो जाएगा और हम जो है इन बीमारियों से बच जाएंगे। तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। नू उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि जिले में इसकी शुरुआत 7 अगस्त से होगी और 12 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत पहले 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होता था, लेकिन अब 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मिशन इंद्रधनुष के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अभियान के तहत टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जाएगा और यह अभियान 3 महीनों तक 1-1 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। रूटीन के टीकाकरण के अलावा अन्य बीमारियों जैसे मीजल्स, रूबेला इत्यादि के बचाव के लिए भी टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए उपमंडल स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। आंगनवाड़ी वर्करों और आशा वर्करों की घर घर जाकर जागरूक करने की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। हैं वो मिशन मोड में चलती हैं। तो अभी 7 तारीख से जो है इसका पहला राउंड शुरू हो रहा है। इसमें
0 से 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पहले लिया जाता था, तो इस बार उसके साथ साथ में 2 से 5 जो आयु के बच्चे हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। इसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ जो हमारी बाकी वैक्सीन हैं, DPT, OPV, मीजल्स, रूबेला, वो सारी जो वैक्सीन भी इसमें लगाई जाएंगी। हमने इसमें सब डिवीजन लेवल पे टीम्स बना दी हैं। जो गांव ऐसे हैं जहां पे कि जो ये टीकाकरण जो है थोड़ा कम है, वहाँ का हमने अलग से उसको चिन्हित कर लिया है। हम सभी जो है अपने पंचायत विभाग की तरफ से जितने भी हमारे कंसर्न संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उसको आदेश दे दिए गए हैं कि इसको जो है सक्सेस बनाया जाए। NEP के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नीटर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नीटर चंडीगढ़ के निर्देशक प्रोफेसर BR गुज्जर, आइजर मोहाली के कार्यवाहक निर्देशक प्रोफेसर P गुप्ता शर्मा, प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिर्देशक राजेंद्र चौधरी, हरियाणा के तकनीकी शिक्षा निर्देशक KK कटारिया, पंजाब की तकनीकी शिक्षा की उप निदेशक रजनी महाजन सहित अन्य सम्मानित व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। सम्मेलन की शुरुआत के अवसर पर प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने एक शानदार प्रस्तुति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नीति ने हमारे छात्रों और शिक्षकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, समावेशी और आधुनिकीकरण के नए युग की शुरुआत की है। इसको क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई चीज होती है और बड़े पैमाने पर होती है तो वो एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश के भविष्य के लिए सुदृढ़ आधार बनाती है। We all are aware that new education policy, after a gap of almost more than 4 decades, was launched by our Honorable Prime Minister in 2020. This week we are actually commemorating 3 years of new education policy. A major function to commemorate the same will be held in Delhi on 29 July, in which our Honorable Prime Minister will be participating। और उस दिन PM श्री जो स्कूलों के बारे में जो योजना के बारे में उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किया था, उसके बारे में कुछ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। That you have to wait for 29 July, but something major is going to happen in terms of implementation of new education policy। प्रेस वार्ता को विभिन्न तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों में उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।